वैसे तो पोर्तुगीज भारत आने वाले पहले विदेशी नहीं थे, लेकिन यूरोप से सीधे भारत आने वाले नए समुद्री रूट का इस्तेमाल करने वाले वो पहले पश्चिमी यूरोपीय राष्ट्र बने। पोर्तुगीज बाकी धर्मों से कट्टरता रखते थे। अन्य धर्मियों को वो दुश्मन की नज़र से देखते थे। पोर्तुगीज के भारत में हुए प्रवेश के कारण अरबियों के आशिया और यूरोप के बीच चलने वाले व्यापारों के एकाधिकार पर बड़ा संकट आ चुका था। अरब और पोर्तुगीज में धार्मिक और व्यापारिक कारणों से संघर्ष होते रहते थे। जामोरिन ने अपने राज्य में शांति बनाए रखने के लिए पोर्तुगीज को चेतावनी दी, लेकिन वो जामोरिन के मेजबान के विरुद्ध खड़े हो गए। कालीकत और कोचीन के राज्यों में बखेड़ा खड़ा कर दिया। इस कारण से बड़ा संघर्ष हुआ, जिसमें कैब्रल और उसके साथियों की हार हो गई। कैब्रल को 1501 में पुर्तगाल वापस जाना पड़ा। वास्को दी गामा की जीत से प्रेरित होकर पेड्रो अल्वारेज कैब्रल के नेतृत्व में पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन से 13 जहाज और 1200 नाविकों का काफिला लेकर कैब्रल 9 मार्च 1500 में निकला था। वो 13 सितंबर को कलिकत पहुंचा। जामोरिन से हुई हार के बाद वापस पुर्तगाल जाते समय उसके पास सिर्फ 5 जहाज थे और वो भारतीय माल से पूरी तरह भरे हुए थे, जिससे कैब्रल को बड़ा फायदा हुआ। उसी साल यानी 1501 में हथियारों से भरे 4 बड़े जहाज कालीकत आ पहुँचे, जिसका नेतृत्व जोआस दो नोवा कर रहे थे। जामोरिन ने उन्हें लोगों से शांति के साथ व्यापार करने की अनुमति दे दी। पुर्तगाल का चौथा व्यापारी अभियान वास्को दी गामा के नेतृत्व में हुआ। वो 29 अक्टूबर 1502 में कालीकत के पोर्ट पे उतरा था। वास्को दी गामा इस बार अपने साथ 20 बड़े बड़े जहाज लेकर आया था, जिसमें हथियारों के साथ तैनात नौदल सैनिक भरे हुए थे। हथियारों के बल पर भारत की ज़मीन पर अपने पैर जमाने का उनका इरादा इसमें साफ दिखाई दे रहा था। कालीकत, कोचीन और कन्नौर, जो आज का कन्नूर है, यहाँ उन्होंने अपने ट्रेडिंग सेंटर्स शुरू किए। पुर्तगीज़ के पास भारतीयों के मुकाबले ज़्यादा शक्तिशाली हथियार थे और मलबार के किनारे पर उस समय ऐसा एक भी राजा नहीं था जो पुर्तगीज़ के भारत की ज़मीन पर हो रहे विस्तार को रोक सके। पोप कैथोलिक दुनिया का मुख्य धर्माधिकार होने के कारण उसने उस समय के यूरोपीय स्पेन और पुर्तगाल, इन प्रमुख कैथोलिक देशों को आशीर्वाद दिया और दुनिया में क्रिश्चियन धर्म का प्रचार प्रसार करने, भूप्रदेश और संपत्ति अर्जित करने का आदेश दिया। स्पेन और पुर्तगाल, इन दो देशों में अंडरस्टैंडिंग बनी रहे, इसलिए पोप ने दुनिया का विभाजन इन दो देशों में कर दिया, जिसके अनुसार नई दुनिया स्पेन के पास और पूरब की दुनिया पुर्तगाल के हाथों में सौंप दी। इन दो दुनिया में एक काल्पनिक रेखा बनाई गई। स्पेनिश लोगों ने जो अमेरिका में किया वही भारत में भी करना चाहिए, ऐसा पुर्तगीज़ को लगता था। संपत्ति, प्रतिष्ठा और धर्म प्रसार, इन 3 उद्देश्यों पर पुर्तगीज़ काम करते थे। अपने देश की तिजोरी भरने के लिए व्यापार और लूट करना, ये उनके रास्ते थे। पुर्तगाली कॉलोनीज बनाना और पूरब में एम्पायर इस्टेब्लिश करना, ये उनके गोल्स थे। जब पुर्तगीज़ ने भारत के समुद्री किनारों पर अपनी गोदामें बनाई, उस समय पुर्तगीज सरकार को यहाँ निवासी प्रशासक नियुक्त करने की ज़रूरत पड़ने लगी। सन 1503 के बाद पुर्तगीज़ ने हर साल भारत आना बंद कर दिया। इसके 2 साल बाद डॉन फ्रांसिस्को द अल्मेडा, ये भारत में बनी पुर्तगाली कॉलोनीज़ के प्रशासन की जिम्मेदारी निभाने के लिए भारत आया। इसे भारत का वाइसरॉय के नाम से भी नवाजा गया। एक महत्वाकांक्षी नौदल प्रमुख होने के कारण अल्मेडा ने पुर्तगाल को भारतीय सागरों की महारानी बनाने का निर्णय लिया। उसने अरबियों के अरबी समुद्र के एकाधिकार को आह्वान दिया, उन पर एक के बाद एक आक्रमण किए और उन्हें पराजित कर दिया। जब मलबार समुद्री किनारों के भारतीय शासकों ने सवाल किए
तो उन्होंने प्रत्युत्तर दिया। कालीकत के जामोरिन के आरमार को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। कोचीन के हिंदू शासक ने लाचार होकर पुर्तगीज की शर्तें मान ली। पुर्तगीज ने मलबार के आसपास के द्वीपों पर कब्जा कर लिया। कोचीन, कन्नूर और अंजदीव पर किले बांधे। पुर्तगीज के दबाव तंत्र के कारण भारत का व्यापार केप रूट की तरफ मुड़ गया। अरबियों के बाद इजिप्शियंस को भी पुर्तगीज से तकलीफें होने लगी। इनमें हुए समुद्री युद्ध में अल्मेडा पराजित हो गया। अल्फांसो द अल्बुकर्क ये पुर्तगाली अरमारों का उपनौदल प्रमुख होने के नाते 1506 में भारत आया। उसने अल्मेडा के बाद पुर्तगीज के भारतीय भूप्रदेशों का वाइसरॉय बन के सूत्रों को अपने हाथ लिया। अल्बुकर्क गोवा के सामरिक स्थानों को देखकर बहुत प्रभावी हुआ और यहाँ नौदल अड्डा बनाने का निर्णय लिया। उस समय गोवा बीजापुर के साम्राज्य में आता था। सुल्तान यूसुफ आदिल शाह के सैनिकों के गैर जिम्मेदारी का फ़ायदा उठाकर उन पर अल्बुकर्क ने हमला कर मार्च 1510 में गोवा पर कब्जा कर लिया। यूसुफ आदिल शाह को अपनी हार और पुर्तगालों के इस हमले से बड़ा झटका लगा, क्योंकि उसकी पुर्तगीज से कोई भी लड़ाई नहीं थी। यूसुफ ने अपने सैनिकों को भेजकर गोवा को वापस ले लिया, लेकिन अल्बुकर्क ने फिर एक बार हमला किया और कुछ ही महीनों में गोवा पर कब्जा कर लिया। पुर्तगाली भारत के प्रदेशों का मुख्यालय बनाया। अल्बुकर्क ने गोवा के समुद्र किनारों पर पणजी और मारमा गोवा जैसे सुंदर पोर्ट का निर्माण किया, जिसमें से पणजी गोवा की राजधानी का शहर बना। आगे जाकर उसने पर्शियन खाड़ी से लेकर अति पूरब की ओर चीनी समंदर तक नौदल कार्य क्षेत्रों का विस्तार किया। 1511 में अल्बुकर्क ने मूर शासकों से मालक्का जीत लिया। इस जगह से भारत और चीन के बीच होने वाले व्यापारों पर कंट्रोल कर सकते थे और हज जाने वाले मुस्लिम यात्रियों पर भी नज़र रखना आसान था। होर्मुज के आइलैंड पर एक मजबूत किला बनाकर उसने पर्शियन खाड़ी पर पुर्तगीज के पैर मजबूती से जमाए। उसने अरबियों को भारतीय समंदरों से हमेशा के लिए बाहर कर दिया। होर्मुज, गोवा और मालक्का ये सामरिक दृष्टि से अत्यंत मजबूत ठाणे थे जो पुर्तगीज के कब्जे में थे। इस कारण से भारतीय समंदरों पर पुर्तगीज का एकाधिकार बना। होर्मुज से मालक्का ऐसे नौदल अड्डों की चेन बनाने में वो सफल हो गया और इस इलाके के समुद्री व्यापारों पर पुर्तगीज का प्रभाव पड़ा। यहाँ के समंदर में आने वाले बाहरी जहाज़ों को पुर्तगीज की मर्जी पर निर्भर रहना पड़ने लगा। अल्बुकर्क ने भारत के जीते हुए प्रदेशों में स्थानीय प्रशासन व्यवस्था लागू की, जो कि पुर्तगाली और स्थानिक परंपराओं का मिश्रण थी। उसने अपने कब्जे में रहे छोटे छोटे गांव और नागरिक सुविधाओं के संबंध में नीति जारी करने की सुविधा दी। रेवेन्यू कलेक्ट करने और क्रिमिनल केसेस हैंडल करने के लिए पुर्तगाली अधिकारी चुने। उनकी मदद के लिए भारतीय क्लर्क दिए गए। पुर्तगाली भाषा को उसने शासकीय भाषा का दर्जा दिया। गोवा और बाकी क्षेत्रों में पुर्तगीज भाषा में शिक्षा देने वाले स्कूल बनाए। उसने गोवा में सती प्रथा को बंद कर दिया। पुर्तगाली आबादी को बढ़ाने के लिए उसने मिश्र विवाह को बढ़ावा दिया। वह एक धर्मांध क्रिश्चियन था। भारतीयों के प्रति, खासकर मुसलमानों के प्रति उसका व्यवहार बहुत ही मामूली दर्जे का था। 16 दिसंबर 1515 में अल्बुकर्क की मृत्यु हो गई। उसके बाद भी पुर्तगीज प्रदेशों का विस्तार और पुर्तगीज कॉलोनीज बनाने का सिलसिला चलता रहा। आगे चलकर पुर्तगीज बंगाल तक पहुंच गए। उन्होंने बंगाल के नवाब से परमिशन लेकर गोला, जो आज का हुगली है, वहाँ पर गोदाम बनाए। सन 1542 में जेसुइट संत फ्रांसिस्को जेवियर के गोवा में आने के बाद गोवा में धर्म परिवर्तन की प्रक्रिया में तेजी आने लगी। पुर्तगाल ने
पोर्तुगीज़ के भारतीय प्रदेशों में क्रिश्चियन धर्म के प्रसार के लिए युद्ध स्तर तक प्रयास किए। इस समय दिल्ली में मुगल सल्तनत की शुरुआत हो गई थी। ऑल इंडिया सुपर पावर की तरफ अकबर के कदम बढ़ रहे थे। अकबर ने सुल्तान तीसरा मुजफ्फर शाह से मालवा और गुजरात जीत लिया। इसके कारण मुगलों का गुजरात के समंदर पर एकाधिकार निर्माण हुआ। पोर्तुगीज़ के अनैतिक कार्यवाहियों से मुगल शासक बहुत अपमानित हुए। जहाज़ों पर लूट और गुलामों का व्यापार, इससे मुगल एकदम गुस्सा हो गए थे। शाहजहां के कार्यकाल में हुगली में स्थित पोर्तुगीज़ की गोदामों को हटा दिया गया। उन्हें बंगाल से बाहर निकाल दिया गया। मुगलों ने पोर्तुगीज़ के नीच कार्यवाहियों के खिलाफ कई सारे कड़े कदम उठाए, फिर भी वो सारे नाकामयाब रहे, क्योंकि मुगलों ने पोर्तुगीज़ की नौदल ताकतों को नज़रअंदाज कर दिया। मुगलों के पास कोई भी मजबूत आर्मर ना होने के कारण उन्हें अपने समंदरों का रक्षण करने में मुश्किलें आने लगी। इसका परिणाम ये हुआ कि पोर्तुगीज़ फिर से बंगाल में घुस गए। उन्होंने फिर जोरों से और बदला लेने की भावना से समंदर में लूट शुरू कर दी। उन्होंने कई सारे भारतीय जहाज़ों को लूटा, गांवों पर हमला कर वहां के लोगों को उठा लिया। बंगाल के नवाब मीर जुमला ने चितगांव और ब्रह्मपुत्रा के त्रिभुज प्रदेश से पोर्तुगीज़ को 1662 में मार भगाया, लेकिन नवाब मीर के अकाल मृत्यु के कारण पोर्तुगीज़ फिर एक बार चितगांव पोर्ट पर आकर खड़े हो गए। मीर जुमला के बाद शाइस्ते खान बंगाल का नवाब बन गया। उसने 300 लड़ाकू जहाज़ों का काफिला लेकर चितगांव पर समुद्री और ज़मीनी रास्ते से हमला किया। कड़ी लड़ाई के बाद पोर्तुगीज़ और मार्ग रक्षकों ने मुगलों के सामने घुटने टेक दिए। मुगलों से हुई हार के बाद पोर्तुगीज़ बहुत निराश हो गए। उनकी भारतीय सत्ता पर गहरी चोट आ गई और उनकी आशियाई जीत फीकी पड़ने लगी। स्पेनिश, ब्रिटिश, डच और फ्रेंच इन यूरोपीय सत्ताओं का प्रवेश होते ही पोर्तुगीज़ के पैरों की ज़मीन खिसकने लगी। पोर्तुगीज़ और उसके पड़ोसी स्पेन, इनमें चल रही नौदल कंपटीशन और पारंपरिक वंश व्यवस्था पोर्तुगीज़ के लिए बहुत हानिकारक साबित हुई। सन 1580 में स्पेन ने पोर्तुगीज़ को पराभूत कर दिया, जिससे पोर्तुगाल पर स्पेन का अधिराज्य स्थापित हुआ। पोर्तुगीज़ के कब्जे में जो भी प्रदेश थे, उन पर स्पेन के अधिकारी चुने गए। पोर्तुगीज़ की समंदरों पर जो पकड़ थी वो अब ढीली हो गई। उसके बाद 1604 में डच ने पोर्तुगीज़ को अम्बोयना से भगा दिया। 1622 में पर्शिया ने उनसे होर्मुज छीन लिया। 1668 में डच ने उन्हें श्रीलंका से भी मार भगाया। इसके बाद 18वीं शताब्दी के शुरुआत में भारत के राजनीतिक स्थितियों में बदलाव आए। भारत के समुद्री नीतियों में आए बदलाव के कारण पोर्तुगीज़ को उनकी पुरानी समुद्री सत्ता को वापस ले पाना नामुमकिन हो गया। 1739 में मराठों ने पोर्तुगीज़ से वसई जीता। इसके बाद पोर्तुगीज़ के पास सिर्फ मलबार किनारे पर गोवा, दीव और दमन, ये 3 प्रदेश रह गए। भारत के ब्रिटिश सरकार के शिष्टाचार से उनके इन प्रदेशों पर का शासन ब्रिटिश काल और भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद भी चलता रहा। पोर्तुगीज़ अपने शासन में रहे प्रदेश के लोगों की अपेक्षाओं को पूरा नहीं कर पाए। भारत सरकार ने पोर्तुगीज़ सरकार से गोवा, दीव और दमन भारत सरकार को सौंप देने की मांग की, लेकिन पोर्तुगीज़ सरकार ने भारत सरकार की बातों को अनसुना कर दिया। इसके बाद भारत सरकार को पुलिसी कार्रवाई करनी पड़ी। 19 दिसंबर 1961 में ये प्रदेश स्वतंत्र हो गए। भारत सरकार ने इन तीनों को मिलाकर एक संघ राज्य घोषित कर दिया। 30 मई 1987 में गोवा को भारतीय संघ राज्य के एक संपूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। दीव और दमन को स्वतंत्र केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया।